Namaste bachcho. Today we will be discussing about laws of chemical combination. In this we will be discussing 5 laws. Law of conservation of mass, then we will be discussing about law of definite proportion, and then law of multiple proportion, Gay-Lussac's law, and at last Avogadro's law. First we will start with law of conservation of mass. This is the simplest law, and this law you have studied in your junior classes also. What law of conservation of mass says that matter can neither be created nor be destroyed. कोई भी रिएक्शन हो रहा है वेदर इट इज़ फिजिकल और केमिकल, तो ये लॉ कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. जितना मास हम लोग रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही मास जो रिएक्टेंट का जो मास होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. So, according to this law, matter can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. In short, we can also write that is total mass of reactant is equal to total mass of product. For example, मान लीजिए मैं ये कह रही हूँ कि मैंने पोटेशियम क्लोरेट की जो है हीटिंग की 46 या 40 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लिया और उसको मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ. पोटेशियम क्लोरेट जो है वो लिया है मैंने 40 ग्राम एंड आई एम हीटिंग दिस पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन. अभी ये जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना, मान लीजिए 30 ग्राम तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और 10 ग्राम्स क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है. सो अकॉर्डिंग, अब यहाँ देखिए 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का भी सम करें दैट इज ऑल्सो 40 ग्राम. मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. Now this law is having limitation in nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हो रहा था, ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था. मीन्स जो रिएक्टेंट का मास था और जो प्रोडक्ट का मास था वो बराबर नहीं आ रहा था. क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस. तो एक्चुअली फिर आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया कि जो मास और एनर्जी है दे आर इंटरकन्वर्टिबल. और वो इंटरकन्वर्टिबल कैसे होती हैं? बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. इस रिलेशन से एनर्जी और मास जो है आपस में क्या करते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं. E इज द एनर्जी, m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. कहने का मतलब, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको आइंस्टीन ने क्या कर दिया, रिफॉर्म कर दिया और उसने उस लॉ को क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. क्यों मास एंड एनर्जी क्यों बोलना पड़ा? बिकॉज ये जो लॉ था ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में क्या हो रहा था, फॉलो नहीं हो रहा था. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी क्या कहता है कि मास और एनर्जी का जो सम होगा ड्यूरिंग एनी रिएक्शन दैट रिमेन्स कांस्टेंट. मास और एनर्जी रिएक्टेंट्स की और मास और एनर्जी प्रोडक्ट की दैट विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ये क्या थी, हमारे पास लिमिटेशन थी. कहाँ पर लिमिटेशन थी इस रिएक्शंस की? इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. अभी ये हमारा लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, इट सेज दैट सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. ड्यूरिंग एनी रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. तो मास और एनर्जी का जो सम होगा वो जो रिएक्टेंट का होगा और जो प्रोडक्ट का होगा दैट विल बी सेम. This is first law, that is law of conservation of mass. Now let's move towards second law, and the second law is law of constant composition or law of definite proportion. Second law क्या है हमारे पास? Second law is law of constant composition. इसी लॉ को हम लोग ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. क्या कहता है ये डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ
ये कहता है अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, अ केमिकल कंपाउंड is always made up of same elements। जैसे मैं बात करूं वाटर की तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होगा। combined together in definite proportion by mass। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाटर की तो वाटर किससे मिलके बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। जब भी कंबाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑलवेज वाटर विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिला होगा, प्लस उनकी जो कंबाइनिंग रेशियो होगी दैट इज 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन एंड 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। जब भी वो बच्चों आपस में कंबाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2। अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की बात करूं तो इंडिया में भी जब 2 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा। अभी हम लोग न्यूजीलैंड में चल जाए तो भी ये ऐसा ही होगा कि 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये लॉ कह रहा है। अब इस लॉ के लिमिटेशंस कहाँ हैं, दिस लॉ इज नॉट फॉलोड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। लिमिटेशंस कहाँ आ रही है, फर्स्ट लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो आइसोटोप्स के केस में। अब आइसोटोप्स के केस में क्या हो रहा है, जो कंबाइनिंग रेशियो है वो तो डिफरेंट है लेकिन जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं। तो आइसोटोप्स के केस में क्या आ रहा है, द कंबाइनिंग रेशियो इज डिफरेंट। इसने कहा था सेम रेशियो पे कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड्स जो बनेंगे वो सेम बनेंगे। इसमें कंबाइनिंग रेशियो डिफरेंट है लेकिन जो कंपाउंड्स बन रहे हैं बट कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर सेम। वाई, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हम लोग वाटर की ही बात करें, अभी वाटर का मैंने आइसोटोप जो है वो ले रही हूँ, ड्यूटेरियम आइसोटोप ले रही हूँ। ड्यूटेरियम के केस में जो एटॉमिक मास होगा दैट इज 2। ये जो आइसोटोप है ये प्रोटियम है, इसमें एटॉमिक मास 1 है। ड्यूटेरियम के केस में दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और उसके केस में एटॉमिक मास होता है 2। तो अभी कंबाइनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, कंबाइनिंग रेशियो आ रही है 4:16। लेकिन 4:16 रेशियो में भी कंपाउंड्स जो बन रहा है वो तो वाटर ही बन रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि आइसोटोप्स के केस में कंबाइनिंग रेशियो अलग हो रही है लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। इसी तरीके से इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है कि कंबाइनिंग रेशियो तो सेम है लेकिन कंपाउंड्स डिफरेंट बन रहे हैं। तो सेकंड लिमिटेशन इसके केस में क्या आएगी, सेकंड लिमिटेशन इज कंबाइनिंग रेशियो इज सेम बट इस लॉ के अकॉर्डिंग कंपाउंड भी सेम ही बनना चाहिए, लेकिन इस रेशियो के साथ जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, रेशियो क्या है, 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ 2:6:1। 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन, 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी कंपाउंड एक ही बनना चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन इस रेशियो में भी कंपाउंड्स जो है वो 2 बन रहे हैं। एक बन रहा है हमारे पास CH3OCH3, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं ईथर्स, और दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है C2H5OH, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। कहने का मतलब अभी होना तो एक ही बनना चाहिए था इस लॉ के अकॉर्डिंग, या तो ईथर्स बन जाए या अल्कोहल बन जाए, क्योंकि रेशियो क्या है 24:6:16।
लेकिन इसी रेशियो में क्या बन रहे हैं, दो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड दैट टू ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो दीज टू आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. थैंक यू.